हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, 10th सीबीएसई का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट। मेटल एंड नॉन मेटल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम 11 बराबर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? 2,8,1। एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो Na प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बराबर ना। तो मेटल क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, बराबर है। क्लोरीन क्या है? 70। 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या मिलेगा? Cl माइनस। ये क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया है, ये गेन किया है, तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना। तो ये Na प्लस Cl मिलकर क्या दिया? Na प्लस Cl माइनस, बराबर ना। राइट हैंड साइड वाले को राइट में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा। यहाँ क्लियर है? तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ आपस में अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। और दूसरा तरीका से कैसे बता सकते हैं? सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इसको दे देता है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, समझा? तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे समझाने के लिए सिंबल अलग अलग यूज करो। देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो इसमें माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले कितना था? 7 था, अभी 8 हो गया ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन पहले 1 था लास्ट ऑर्बिट में, अभी 1 भी नहीं है, 0 है ना। तो ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो गया, ठीक है। ये लिख लो, फिर MgCl2 का बता दो, यहाँ तक लिखो। फिर से अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? 2,8,2। बराबर। तो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बराबर ना। तो अभी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 70। 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl माइनस, बराबर ना। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा ना, 2,8,8 हो जाएगा, बराबर है। अगर दोनों को ऐड करता हूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करना चाहिए ना। तो इसको 2 एटम चाहिए क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना।
क्या मिलेगा, Mg प्लस 2Cl प्रोड्यूस Mg2 प्लस 2Cl माइनस, बराबर है। तो ये कंपाउंड बनाएगा तो ये वैलेंसी 2 इधर आता है ना और 1 इधर आता है, तो फॉर्मूला MgCl2 मिलेगा, समझा। यहाँ 2 कैसे आया, यहाँ 1 कैसे आया, ये जो पावर है ना, पावर ये इधर लिखते हैं, इधर 2 है तो इधर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे समझा। अभी दूसरा तरीका समझो, मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, तो इसको 2 रिप्रेजेंट करो डॉट से, बराबर है। अभी क्लोरीन को रिप्रेजेंट करो, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 क्लोरीन एटम लगा था ना अपने को, तो एक और क्लोरीन लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर ना। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसलिए MgCl2 लगता है ना, समझा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, इसके पास भी 7 है, तो जब दोनों लूज कर देगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, क्लोरीन ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। तो माइनस चार्ज आएगा इसमें, तो ये 2 एटम है ना, इसलिए 2 लिख दिया हूँ, समझा। चलो लिख लो। कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा बताओ। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स formed in this manner by transfer of electrons, ठीक है, from metal to a non-metal as ionic compound, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है जी। फर्स्ट है इसका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब ये सॉलिड में रहता है कि लिक्विड में रहता है कि गैस में रहता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर somewhat hard because of a strong force of attraction between positive and negative ions, ठीक है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. तो अगर मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है पीसेस में। These compounds are
generally brittle and break into pieces when pressure is applied. When pressure is applied. दूसरा क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज बिकॉज considerable amount of energy is required to break and strong between interionic attraction. They have high NP and BP. ठीक है, तो रीजन क्या है? दिस इज because a considerable amount of energy is required to break a strong interionic attraction. चलो यहां तक लिखो, फिर सोलबिलिटी को. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आयनिक प्रॉपर्टीज है सोलबिलिटी. सोलबिलिटी मतलब कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा. ठीक है, वाटर में. तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. तो दे आर soluble in water. पानी में घुल जाता है ना, क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड है. जैसे नमक हो गया, HCl हो गया, तो ये सब आयनिक कंपाउंड है. मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, दे आर soluble in water, H2. and insoluble in solvent such as केरोसिन. तो ये केरोसिन कार्बन से बना ना, इसलिए डिसॉल्व नहीं होता. ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए. एंड पेट्रोल एक्सेट्रा. यार क्लियर है? तो थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका. इसमें खाली बस इतना ही लिखना है अपने को. जैसे ये वाटर हो गया, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है. अगर मैं नमक डालूंगा NaCl, तो ये Na प्लस यहाँ पे आएगा, Cl माइनस यहाँ पे आएगा. ये बॉन्ड लेंथ के अंदर जाएगा, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ठीक है, यार क्लियर है? लेकिन ये केरोसिन में नहीं डिसॉल्व होगा जी. देखो ये क्यों डिसॉल्व हुआ? क्योंकि ये Na प्लस Cl माइनस में जो टूटता है उसको पोलर कंपाउंड बोलता है. पोलर कंपाउंड. और ये जो है, ये इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये माइनस है, ये इसमें प्लस साइन है, तो ये भी पोलर है. तो पोलर डिसॉल्विंग पोलर, समझ में आया? अगर पोलर है और नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो नहीं होगा. जैसे देखिए केरोसिन पेट्रोल जो है ना, वो मीथेन इथेन प्रोपेन से बनता है. मान लो ये मीथेन है, तो इसके अंदर अगर नमक डालेंगे तो ये तो प्लस माइनस वाला है. इसमें तो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, तो ये आपका नॉन पोलर है. और ये क्या है? पोलर. तो ये डिसॉल्व नहीं कराएगा. ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट भी बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक. ठीक है, और अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक. अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक. ठीक है ना? दोनों सेम होना चाहिए तभी डिसॉल्व हो. अगर डिफरेंट है तो नहीं डिसॉल्व होगा. नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखना होता है? वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सोलबिलिटी क्या है. तो हर एक कंपाउंड के लिए यही देखेंगे. मान लो मैं मीथेन के बारे में बोलूंगा, तो मीथेन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड लिक्विड गैस में. तो ये गैस में करता है.
इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सोलबिलिटी क्या होगा, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को फिजिकल स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये करंट को पास करेगा क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, जब ये पानी में घुल जाएगा या इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा प्लस माइनस में, तब ये गुड कंडक्टर होता है मोल्टेन स्टेट में। तो ये भी पॉइंट लिखो, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू a solution involves the movement of charge particle। ठीक है, जब करंट पास होगा तो उसमें से चार्ज पार्टिकल मूव करता है, बराबर है, ये कंडीशन होना चाहिए तभी वो पास कर पाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस व्हिच मूव्स टू अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। ठीक है, जब सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसमें ये Na प्लस Cn माइनस में डिसोसिएट होता है ना, तब वो करंट पास कराएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड in water contains ions। ठीक है, which moves to opposite electrode, which moves to opposite electrodes। when electricity is passed through the solution, when electricity is passed through the solution। ठीक है, ठीक है, जैसे ये मान लो सॉल्यूशन है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, तो Na प्लस है, Cl माइनस है। ठीक है, तो Na प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन के फॉर्म में, तभी करंट पास होगा। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इसी में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसमें मूवमेंट नहीं होता है ना, समझा। जब सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स in solid state do not conduct electricity। ठीक है, because movement of ions in solid state is not possible, in solid is not possible due to their rigid structure, but any compound conduct electricity in molten state। तो सॉलिड स्टेट में नहीं करता, मोल्टेन स्टेट में करता है ये। ठीक है, बट आयनिक कंपाउंड conduct electricity in molten state। ठीक है, दिस इज पॉसिबल इन molten state since electrostatic force of attraction between oppositively charged are over due to heat। ठीक है, तो हीट करते हैं तो उसके बीच में ये अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है ना,
this is possible in molten state since electrostatic force of attraction between oppositively charged ions are overcome due to heat. ठीक है, तो हीट होने के कारण क्या होता है, उसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है. दिस इज पॉसिबल इन मोल्टेन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज आर ओवरकम ड्यू टू हीट. ठीक है ना, हीट करेंगे तो प्लस माइनस में डेवलप होता है, इसलिए मोल्टेन स्टेट में करंट फ्लो होता है. 10 ions have 10 ion move freely and conduct electricity. ठीक है ना, चलो लिख लो, फिर हम लोग अकरेंस पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है अपना अकरेंस ऑफ मेटल. अकरेंस ऑफ मेटल. ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल. तो पृथ्वी के ऊपर क्या मिलता है जी, मेटल मिलता है, तो अर्थ क्रस्ट को बोलते हैं. तो लिख लो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. ठीक है, सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलता है. समवॉट ऑल्सो कंटेन सम सोलुबल सॉल्ट. ठीक है, तो सी वाटर में क्या होता है, सोलुबल सॉल्ट मिलता है, जैसे NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है. तो समंदर से ही हम लोग नमक बनाते हैं ना, समंदर के पानी से. तो सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम soluble salt such as sodium chloride. Sodium chloride का फॉर्मूला क्या है, तो NaCl कहाँ मिलता है, समंदर के पानी में. नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड. ये कहाँ मिलता है, ये भी समंदर के पानी में. ठीक है, नेक्स्ट है द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. तो नेचुरली जो मिलता है अर्थ क्रस्ट में उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं. तो ये आपका मिनरल्स का भी डिफिनेशन हो गया. ठीक है, तो ये लिख लो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as minerals. ठीक है, तो ये आपका मिनरल का डिफिनेशन होगा. एट सम प्लेस मिनरल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. तो मिनरल्स में से हम लोग मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं. तो जिसमें हाई पॉसिबिलिटी होगा मेटल का उसको हम लोग ओर बोलते हैं. एट सम प्लेसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट minerals contain a very high percentage of a particular metal and
metal can be profitably extracted from it, ठीक है, are called mineral ores, इसको हम लोग ores बोलते हैं, जिसमें से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से ज़्यादा मेटल, उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। तो दो डिफिनेशन याद रखना, मिनरल्स का और ओर्स का, ये याद कर लो, फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता है अपने को। हैविंग दिस नॉलेज यू मे इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो ओर से मेटल कैसे ऑब्टेन करता है इसके बारे में सीखेंगे। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन देयर कंपाउंड स्टेट, क्योंकि वो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो लिख लो ये पॉइंट, सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट में पाए, मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होगा, उसको फ्री स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सम आर फाउंड इन देयर कंपाउंड्स, तो कोई कोई कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। The metal at the bottom of the reactivity series are least reactive, ठीक है। reactivity series में जो नीचे है वो least reactive है ना, they are often formed in free state, तो वो भी किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता है, तो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो लिख लो, the metals at the bottom of activity series are least reactive, ठीक है। they are found in a free state, they are found in free state, जैसे देखो गोल्ड हो गया तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, सिल्वर हो गया Ag, प्लेटिनम हो गया, ये सब नॉन रिएक्टिव है ना, एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, तो ये सब फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, तो ये थोड़ा थोड़ा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कौन, सिल्वर और कॉपर। तो इसका नाम लिख लो, कॉपर एंड silver are found in combined state as their sulfide or oxide ores में पाया जाता है। The metal at the top of the activity series are so reactive that they are never found in nature as free state, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो किसी के साथ हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा जी, ठीक है। The metal at top of activity सीरीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, तो ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड in nature as
फ्री स्टेट या फ्री एलिमेंट्स, ठीक है। The metal at the middle series are moderately reactive. They are found in earth crust mainly as oxides, sulfide and carbonates. ठीक है, तो जो बीच वाला है तो इसका एक्टिविटी सीरीज देख लो ना, ऊपर वाला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये टॉप रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर मिडिल रिएक्टिव जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, ये मिडिल रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव में सिल्वर एंड गोल्ड आता है, ठीक है। तो मिडिल रिएक्टिव के बारे में लिखो, द मेटल्स इन मिडिल रिएक्ट ऑफ एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज उसमें कौन आता है, जिंक, आयरन, लेड are moderately reactive, ठीक है। They are found in earth crust. They are found in earth crust, ठीक है। मेनली एज, यहाँ पे दिख रहा है उसमें एज ऑक्साइड्स, ऑक्साइड फॉर्म में होता है, सल्फाइड्स फॉर्म में एंड कार्बोनेट्स फॉर्म में, ठीक है। ये लिख लो, ऑक्साइड फॉर्म में होता है। ओर्स, द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड, द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है ना अर्थ क्रस्ट में। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एंड इज वेरी abundant ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी यू कैन ग्रुप द एलिमेंट इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव के अनुसार, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो लिख लो 10 ऑन बेसिस ऑफ reactivity we can group the element into following 3 category. We can group the metals into following 3 category. Following 3 categories. ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिव एंड हाई रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट लिख लो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। दूसरा क्या है, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। थर्ड में क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। तो अलग अलग टेक्निक यूज करके हम लोग उसको सेपरेट करते हैं जी, ठीक है। तो सेपरेट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। तो उसका समरी बताता हूँ, ठीक है। तो ये समरी से बहुत कुछ समझ जाता है। जैसे ही आपका ओर है तो
इसके नीचे उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन कर लो, ठीक है। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। दूसरा है मिडिल रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इसमें क्या है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो हाई रिएक्टिविटी में क्या स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, ठीक है ना। मतलब हाई रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, करंट पास करोगे तो पिघल जाता है, ठीक है। फिर हम लोग को प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये 3 स्टेप में ही हम लोग हाई रिएक्टिविटी वाले को ऑब्टेन कर सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाले को, ठीक है ना। मिडिल रिएक्टिविटी वाले में क्या होगा जी, देखो मिडिल रिएक्टिविटी में 2 टाइप्स के ओर्स होंगे, कार्बोनेट होगा और एक सल्फाइड होगा। कार्बोनेट ओर होगा जिसको हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस से करते हैं, कैल्सिनेशन मतलब इसमें विदाउट ऑक्सीजन हीट करते हैं इसको, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। इसमें दूसरा है सल्फाइड ओर, ठीक है। ये सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम लोग रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको, ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये दोनों तरीके से क्या मिलता है अपने को, ऑक्साइड्स मिलता है। फिर ऑक्साइड को रिडक्शन करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिलेगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होगा, उसमें से कार्बोनेट और सल्फाइड निकल जाएगा, समझा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मिलेगा, फिर रिडक्शन टू मेटल। तो इससे क्या मिलेगा, फिर रिडक्शन टू मेटल, ठीक है। फिर क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, देखो लो रिएक्टिविटी में, ये जो लो रिएक्टिविटी है खाली सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड ओर्स। इसको हीट करूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जिसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं ना, रोस्टिंग। तो यहां से क्या मिलेगा, मेटल। यहां से क्या मिलेगा, फिर रिफाइनिंग, रिफाइनिंग। चलो ये लिख लो, ये 3 स्टेप से